हेलो एंड वेलकम। बेसिक बायोलॉजी का ये हमारा दूसरा सेशन होगा। पहले सेशन में हमने देखा था कि कैसे पूरी की पूरी बायोलॉजी सेल्स के अराउंड, उसके इर्द गिर्द, उसके फंक्शन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से ही रिलेटेड है। आज के इस सेशन में उस चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि बायोलॉजी में हमने चीजें कैसे अब तक उनको इन्वेस्टिगेट की हैं और कैसे एक्चुअली में बायोलॉजी को स्टडी करने का अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे पहले जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट्स बहुत कम थे, उतनी जानकारी नहीं थी, तो उस जमाने में, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि लगभग 600 बीसी के आसपास, उस टाइम पे पहला जो ऐसा अटेम्प्ट था कि अपने आसपास के सभी चीजों को एक ऑर्गेनाइज तरीके में कुछ व्यवस्थित किया जाए, वो अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल ने। हिंदी में उनको अरस्तुग्राम्स जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि आसपास के जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको उनकी जितनी समझ थी उस हिसाब से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। क्या किया था उन्होंने? प्लांट्स में दो ही चीजें वो मेनली डिस्कस किए, एक फूल वाले और फल वाले प्लांट्स और एक बिना फूल फल वाले प्लांट्स। सिमिलर चीज उन्होंने एनिमल में भी करी थी कि ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता है और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। उसके बाद बीच में बहुत सारे छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हुए और फिर समझिए कि 16th सेंचुरी में ये एक ऐसा दौर था जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी लीनियस की, कार्ल लीनियस, जिनको आप बाइनोमियल नोमेनकल्चर के लिए जानते हैं और याद रखते हैं। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। उन्होंने सिस्टमेटिक्स एक वर्ड दिया था जिसमें, मतलब जिसके प्रिंसिपल्स को यूज करके हम किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को असाइन करते हैं कि उसको कहाँ रखा जाना चाहिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। तो जो कार्ल लीनियस थे, उन्होंने दो मेन ब्रांचेस बताए लाइफ के, और वो भी प्लांट और एनिमल। रीजन उसका ये था कि इससे पीछे के ये जो 3 डोमेन्स हैं, इनकी भी डेवलपमेंट की अलग कहानी है कि कैसे ये 5 ब्रांचेस, या हम अगर बायोलॉजी की भाषा में कहें तो 5 किंगडम्स कैसे असाइन हुए। सबसे पहले कार्ल लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था। उसके बाद हेकल और कोपलैंड, इन लोगों ने 3 किंगडम, 4 किंगडम इस तरह से प्रपोज किया। लेकिन जो वेल एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल थियरी है, उसके हिसाब से हम 5 किंगडम सिस्टम को बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक में उसका डिटेल जान सकते हैं और उसको हम जानते भी होंगे। तो ये दिया था आर.एच. विटेकर ने तकरीबन 1956 के आसपास। जो टाइमलाइन है उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमन मेमोरी की बात है, बट लगभग उसी के आसपास। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये उन्हीं का डिस्क्रिप्शन है। कार्ल लीनियस ने दिए तो थे 2 ब्रांचेस, प्लांटी और एनिमलिया, लेकिन उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि चीजों को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे एक उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, और प्लस उनके लिए नाम देना। नाम देना बड़ा इंपॉर्टेंट था। नाम देना किस लिए इंपॉर्टेंट था कि जैसे कुछ चीजों को हम जानते हैं कि इंडिया में ही उनके कई नाम हैं। जैसे प्याज को हम यहाँ पे प्याज कह रहे हैं यूपी में, महाराष्ट्र में उसको कांदा कहते हैं, और भी जगहों पे। तो ये नाम की बड़ी दिक्कत है। अगर कोई एक कॉमन नाम नहीं होगा मान लीजिए पूरे विश्व में,
तो वो पता चलेगा कि एक ही चीज बार बार आदमी अलग अलग नाम से डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी 3 किंगडम 4 किंगडम इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव इवेंट था। ठीक, 5 किंगडम सिस्टम में जो आर.एच. व्हिटेकर ने इनको क्लासिफाई किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को, वो इवेंट एक और इवेंट के बाद आता है। मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स पहले डेवलप हुए जिनसे हमें एक्चुअली सेल्स के बारे में कुछ जानकारी मिलनी शुरू हुई, और तब जाके आर.एच. व्हिटेकर ये काम कर पाए। अगर ये जानकारियां पहले होती तो शायद कार्ल लिनियस भी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भी ये काम कर सकते थे। लिमिटेशन क्या थी कि सेल्स बहुत छोटी एंटिटी होती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 99.9% सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या थी? वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकें जिससे छोटी चीजों को बड़ा करके हम देख पाए, या दो छोटी छोटी चीजों के बीच को हम सेग्रीगेट कर, रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन ये जब हमें लेंसेज में मिलने लगा, तब जाके सेल बायोलॉजी, या यूं कहें कि सेल्स पे ज्यादा फोकस होना शुरू हुआ। उसके पहले जो भी हमें आसपास में बायोडाइवर्सिटी दिखती थी, हम उसी को लेके अपना बायोलॉजी शुरू कर देते थे। लेकिन यहां से ये टाइम चेंज हो गया। तो ये मैंने एक टाइम लाइन दिया है, ऐसा नहीं है कि इसको आपको रटना है। ये टाइम लाइन मैंने यहां पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट इवेंट एक साथ है। जब हमने लेंसेज बनाने शुरू कर दिए तो एक तो बायोलॉजी का प्रोग्रेस बहुत तेजी से होने लगा, क्योंकि हम सेल्स के बारे में जानने लगे, और दूसरा प्रोग्रेस जो होने लगा वो होने लगा एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी के लिए आपको पता है कि हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों ही काम लेंसेज की वजह से पॉसिबल हुए। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बने, और साथ ही साथ उन्हीं लेंसेज और सिमिलर टेक्निक को यूज करके टेलीस्कोप बने। तो जैसे हम यहां देख रहे हैं, ये जॉनसन है, इन्होंने लगभग पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने और इनके बेटे थे एच. लिपर्शे। इन दोनों लोगों को कंट्रीब्यूशन जाता है कि इन दोनों लोगों ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, और सिमिलर प्रोसेस को यूज करके सबसे पहले गैलीलियो ने अपना एक टेलीस्कोप बनाया, और उस टेलीस्कोप से उन्होंने सैटर्न को खोजा, फिर जो बृहस्पति ग्रह है उसके चांद को खोजा, और भी बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स। उसके डिटेल में हमें नहीं जाना। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि कैसे लेंसेज और माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन ने सारी चीजों को एक नए तरीके से देखने पे हमें फोर्स किया, और हमें उससे बड़ा फायदा हुआ। उसके आगे अगर चलते जाएंगे तो केपलर ने अपना बनाया टेलीस्कोप, उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कुछ थियरीज दी, वो सारा फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो इवेंट था रॉबर्ट हुक। अब इनको आप लोग जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट और सेल टर्म यूज करने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। हालांकि इन्होंने डेड सेल देखी थी, ये भी बात इन्होंने ही एक्सेप्ट बाद में कर ली थी। तो लिविंग सेल सबसे पहले देखा था एंटोनियो वैन लीवेनहॉफ ने। ये जो थे बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये एक दुकानदार थे, कपड़े उपड़े बेचते थे। दुकानदार नहीं कह सकते, बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा इनका बिजनेस था। और इनकी रुचि थी कि ये लेंसेज बनाएं, और इनका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ करता था, तो वो टाइम पास करने के लिए ये लेंसेज बनाते थे। और उसने इनको बना दिया एक ग्रेट साइंटिस्ट। मतलब बाद में चल के इनको एक्सेप्ट किया गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बनाया था माइक्रोस्कोप, उसको यूज करके अपने दांत से जो चीजें हैं उसको खुरच के, पॉन्ड के वाटर से और तरह तरह के सैंपल से ये चीजों को देखते थे। और बैक्टीरिया का जो इनिशियल जो हम उनको अलग अलग
कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि वो बैसिलस होगा, कोकस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा एंड सो ऑन। तो ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ये इन्होंने ही डॉक्यूमेंट किया था। उसके आगे आप चलते जाएंगे तो माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, और अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एडवर्ड जेनर, फिर सेंगर एंड निकोलसन की सेल थियरी, देन पास्चर, रॉबर्ट कोच, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को तो नहीं भूलना चाहिए। आपको अगर टाइम मिलेगा आप इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो बेसिक बायोलॉजी में हमने ये जाना कि कैसे एक टेक्निक पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकती है। अब वो माइक्रोस्कोप मिला, हमने सेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनिशियली सेल थियरी दी, और एक बहुत बड़ी बात पता चली कि सेल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि जो भी उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो भी उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो किसी एनवेलप में एनक्लोज नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप से एनक्लोज्ड एक स्पेसिफिक चैम्बर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का था। ठीक। दूसरी कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे सेल वॉल प्लांट में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, और एनिमल सेल में किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। तो इट्स नॉट अ मस्ट क्राइटेरिया टू बी अ सेल। ठीक है। सबके सेल वॉल की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में वो सारी चीजें देखेंगे, अभी इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक टिपिकल प्रोकैरियोट सेल को अगर हम देखें, जो कि एक बैक्टीरिया का है, और कौन से बैक्टीरिया का है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था चीजों को स्टडी करने का, प्रोकैरियोट सिस्टम को, वो था ई कोलाई, और ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। मेसोसोम हो सकता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, जो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए क्या होता है कि पूरी की पूरी एक अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर थोड़ी सी मोल्ड कर जाती है ताकि वो स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर सके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है। मेसोसोम हो सकता है, उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड हो सकता है, उसका अपना सर्कुलर क्रोमोसोम हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं इसको कह तो रहा हूं क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एनालॉजी के लिए, एक्चुअली में ये क्रोमोसोम अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो नहीं है। इसको हम सिर्फ सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम अलग होता है, वो क्रोमेटिन फाइबर से बनता है, क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं, जो एक्चुअली में क्रोमेटिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं, वो एब्सेंट होती है। अंडरस्टूड? तो ये क्लैरिटी रखनी है। फिर फ्लैजेलम हो सकता है मूवमेंट के लिए, इंक्लूजन बॉडी, ये स्टोरेज चैम्बर्स होते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन के। इनसे क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें अगर बैक्टीरिया को अपने सेल में रखनी है तो उसको ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करनी होगी ना, तो कुछ चीजों को वो कंसंट्रेट करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म, वो तो सेल के अंदर होगा ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का जो कवर है वो डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सेल एनवेलप उसको कह सकते हैं, सेल वॉल कह सकते हैं, और सेल कैप्सूल कह सकते हैं। इसके अलावा सेल एनवेलप, सेल वॉल और सेल कैप्सूल के अलावा हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें मेजॉरिटी पोर्शन बैक्टीरिया का है। हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया था, ई कोलाई का। तो
उनमें क्या होता है कि वैक्यूल्स भी होती है, और वो वैक्यूल्स जनरली गैस वैक्यूल्स होती हैं। गैस वैक्यूल्स किस काम में आती हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बुएंसी मेंटेन करने के लिए, यानी कि फ्लोट करने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा गैस भरना पड़ता है। तो उस पर्पस के लिए कुछ बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। गैस वैक्यूल के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है फिम्ब्रे एंड पिलाई। तो फिम्ब्रे जो होता है वो सरफेस अटैचमेंट के लिए काम आता है। ये छोटे छोटे हमको सीलिया फ्लैजिला टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे। और पिलाई जो है वो आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल फिम्ब्रे टाइप का है, जिसका काम है जब मेटिंग करनी होती है, यानी कि डोनर बैक्टीरिया को जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया से मिलके जब जेनेटिक एक्सचेंज करना होता है तो उसमें पिलाई का रोल होता है। हमने अपने बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर वाले सेक्शन में पिलाई या पाइलस का रोल कॉन्जुगेशन में बहुत अच्छे से देखा है। अगर इसको और क्लियर करना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देख लिया? प्रोकैरियोट के सारे फीचर। अब नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो सेल थी वो थी यूकैरियोट सेल। और यूकैरियोट सेल को अगर हम फर्दर फोकस करें तो दो तरह की हो सकती है, एक तो एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल, राइट। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल बनाया है सेल का वो एनिमल सेल का है। इस एनिमल सेल में अगर सेंट्रियोल को हम यहां से माइनस कर दें और वैक्यूल, सेल वॉल, प्लास्टिड में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट, और कुछ केसेस में ग्लाइऑक्सिसोम्स, इन चार को अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाएगा प्लांट सेल। यहाँ पे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहें तो किसी टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड व्यू में समझाना है। तो आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के फीचर क्या है। सबसे बड़ा फीचर कि यहाँ पे एक वेल एनवेलप्ड न्यूक्लियस का पोर्शन होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल सेफ पड़ा रहता है एक्टिव फॉर्म में। अपना जो भी उसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होना है वहां पे वो सारी चीजें होती रहती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वो अटैच होता है या कहें कि कंटिन्यू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ रहते हैं, और उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है, जनरली जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम को अटैच नहीं होना होता है वो थोड़ी सी एनवेलप से दूर होती हैं, सेपरेट एंटिटी के तौर पे, उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका क्या फंक्शन है हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस पूरे कंपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एक डेडिकेटेड राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की प्लेस होती है जहां पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज भी होता है और राइबोसोम्स में असेंबली भी होती है उसकी। उस डेडिकेटेड प्लेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तीन चीजों में कभी कंफ्यूज ना होइएगा। न्यूक्लियोलस अभी मैंने बताया, न्यूक्लियस जनरल सी चीज है, सबको पता होनी चाहिए। एक टर्म आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पे कन्फाइंड होता है, वैसे तो ये साइटोसॉल में फ्लोट करता है, लेकिन फिर भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस या एक कॉर्नर आप कह सकते हैं कि वहां पे वो मौजूद रहता है, और उस कन्फाइंड एरिया को हम न्यूक्लियोइड टर्म देते हैं।
बात समझ में आ गई? इनके अलावा एक चेंबर होगा जिसको कहते हैं पेरोक्सिसोम्स, और इसका काम मेटाबॉलिज्म में है। जो ज्यादातर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्लस जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे इसका नाता है। अभी इन बातों को बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर करेंगे। लाइसोसोम्स, जिन भी चीजों को डिग्रेड करना है तो उनके लिए ये ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स। इनको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये फट जाते हैं और जो सेल है उसको किल कर देते हैं। इनमें डिग्रेडेटिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। और न्यूक्लियस के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले बेसिक बायोलॉजी के लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल का जो सोल पर्पस है वो एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज का है। तो जो भी एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यहीं पे 90% एटीपी जनरेशन होती है। ओके, इसके अलावा साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस सेल का एक 3D शेप और साइज मेंटेन करके रखती हैं। वो क्या कंपोनेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। इनके अलावा छोटे छोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली होगा ही। तो जब हम एनर्जी और मैटर की बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, और दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेम्ब्रेनल स्कैफोल्ड। अब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हो और चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेनल स्कैफोल्ड है उसके रूप में, तो इनको आप ना भूलिएगा। एनिमल सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट होती हैं वो जनरेट होती हैं सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल जो है 2 पेयर ऑफ सेंट्रोसोम से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, उसकी जगह प्लांट में MTOC होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ठीक, और क्या बचा यहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट गोल्जी। तो गोल्जी का काम है पोस्ट ऑफिस की तरह। ठीक है, जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं, तो प्रोटीन बनाने का काम किसका? राइबोसोम्स का। वो साइटोसोल में भी फ्रीली बना सकती हैं, मेम्ब्रेन से अटैच होकर बना सकती हैं। तो अगर ऑर्गेनेल को भेजना है, सेल के बाहर भेजना है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनाएंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, उसके बाद वो भेज देता है गोल्जी बॉडी को प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद इनका काम है उस प्रोटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, उस पर कोई एड्रेस चिपकाना, और जहां उसको भेजना है वहां के लिए उसको रेडी करना। तो ये तो हो गई ओवरऑल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बातें। प्लांट सेल में ये 4 फीचर अलग से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट सेल का फीचर है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। वो लाइट एनर्जी जो है उसको यूज करके और सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये ओवरऑल बात हो गई सेल की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब इन सेल्स का जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइसोलेटेड रहती हैं, कि कॉलोनी में रहती हैं, कि माइसिलियम बना के और हाइफा फॉर्म करके रहती हैं, कैसे इनका लाइफ स्टाइल है, उस सारी क्राइटेरिया को, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मॉडर्न डेट की टेक्सोनॉमी है उसको हम सिस्टमेटाइज करते हैं इन 5 किंगडम्स के ग्रुप में।
और यहाँ पे मॉर्फोलॉजी से शुरू करके बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर एक फीचर का ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, इन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके बाद की एक डेवलपमेंट की और इन्होंने इसको 6 किंगडम में कन्वर्ट किया। लेकिन इनका जो थियरी था 6 किंगडम का, वो बहुत फेमस नहीं हुआ। क्या फेमस हुआ कि इन्होंने उसको अल्टरनेटिव नाम दिया 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम क्या था? एक डोमेन बैक्टीरिया का, एक डोमेन आर्किया का या आर्की बैक्टीरिया का, और एक डोमेन यूकैरिया का। यूकैरिया में यूकैरियोटिक चीजें, ठीक, यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, ऑर्गन लेवल का स्ट्रक्चर हो, सिस्टम लेवल का हो, जो भी। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस था। आर्किया की जो मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज हैं वो मैच करती थी कुछ कुछ यूकैरियोटिक सेल्स से, जैसे कि हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स का प्रेजेंट होना। आर्किया में कुछ और भी बातें थी, जैसे उनका जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल से अलग था। ठीक, कैसे अलग था ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आर्किया में जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो लिपिड और प्रोटीन से बनती है, ये आप लोग जानते हैं। उसमें जो लिपिड कंपोजिशन है वो भी अलग था। और आर्किया मोस्टली या तो ऑब्लिगेट या तो फैकल्टेटिव एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि वो उसके प्रेजेंस में तो बिल्कुल नहीं, मतलब अगर ऑब्लिगेट एनाएरोब है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर फैकल्टेटिव एनाएरोब है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह लेगा और एब्सेंस में भी रह लेगा। तो ये आर्किया एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब इन्होंने इसको 3 डोमेन में कैटेगराइज किस बेसिस पे किया? तो वो था राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग का बेस। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं, खास करके 16S और 18S, ये बड़े कंजर्व्ड होते हैं और इनसे सीधे सीधे इवोल्यूशन पता चल जाता है कि कौन पहले आया था और कौन बाद में, किसकी किससे कितनी सिमिलैरिटी है। तो ये थे कार्ल वूज, जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था। RH विटेकर हमें याद रखना है कि 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ये जो दोनों डोमेन है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनको हम आगे आने वाले माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और हैजार्डस इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी। ये हमारी चीजों को स्पॉइल भी करते हैं और हमें ब्रेड और अन्य चीजें ये फर्मेंट करके और अच्छी अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में भी मदद करते हैं। तो इनको भी हम माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में देखेंगे। बचा प्लांट और एनिमलिया। एनिमलिया को हम मोस्टली जूलॉजी में कवर करते हैं और प्लांटी को बॉटनी में। एक ब्रीफ इनका हम देख लेते हैं, क्योंकि इनको शायद हम सबसे लास्ट में पढ़ें अगर टाइम मिलेगा उस हिसाब से। प्लांट में एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। किस बेसिस पे? अगर ये पानी में थे, यूनिसेल्युलर या कॉलोनियल फॉर्म में, कोई भी इनका रूट, लीव, स्टेम, इस तरह की कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो वो एल्गी। इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी, ब्रायोफाइट्स, जिसमें रूट जैसा राइजोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ट्रू रूट या स्टेम की बात करें तो वो नहीं होता। टेरिडोफाइट, उससे आगे की चीजें, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और सिंपल प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट इनमें होता है, बट ये नेकेड सीड वाले प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर वाली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होती है, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर होगा, बाकी में नहीं होगा।
ठीक है। एनिमलिया की बात करें तो ऐसे ही प्रोग्रेसिवली इनको अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, वर्टिब्रल कॉलम अगर है तो वर्टिब्रेट्स, नहीं है तो नॉन वर्टिब्रेट्स, अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। इस हिसाब से ये टिपिकल जूलॉजी की चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। पोरीफेरा, सेलिट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कास, इकाइनोडर्मेटास, हेमिकॉर्डेटास। फिर अगर हम कॉर्डेटा में आए तो यहाँ पे पाइसेस के 3 कैटेगरीज हैं, टेट्रापोड्स की 4 कैटेगरी हैं जिनमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और फिर मैमल्स जिसमें हम ह्यूमंस। तो ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो बायोस्फीयर कवर करता है, जितने भी जीव जंतु हैं सबको। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे इसको सिंपलिस्टिक मैनर में जितना हो सकता था मैंने बताया, और टेक्सोनॉमी में कुछ भी अगर हमें सिस्टमेटिक वे में रखना है तो पहले डोमेन देखेंगे, फिर किंगडम देखेंगे, फिर फाइलम देखेंगे, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और लास्ट में स्पीसीज, जैसे कि होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में हम ह्यूमंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सीरीज के साथ।